अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे ना। तो इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि सबको जो है स्टॉक मार्केट की और इन्वेस्टमेंट की जो है अवेयरनेस हो। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम दरपेश होती है काम करते हुए और आप चाहते हैं कि एक अच्छे जो है एक अच्छी गाइडेंस के अंडर जो है वो आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकें, तो आप जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, या मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक। अजय, सर, सबसे पहले तो जो है मैं पूछूंगी कि अभी फिलहाल जो इस वक्त मार्केट का जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, इन्वेस्टर्स काफी पैनिक में हैं। क्या इस वक्त आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे और किस तरीके से अभी जो गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है उसमें भी हमने देखा कि किसी दिन मार्केट अच्छी थी और किसी दिन डाउन थी, लेकिन डाउन मार्केट में भी कुछ ना कुछ आइटम्स जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसमें लोग स्टक हुए हुए हैं, तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, जो लोग स्टक हुए हुए हैं उनके लिए तो यही है कि उनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी ये है कि जो लोग बाइंग करने का सोच रहे हैं वो ये है कि वो नेक्स्ट वीक में थोड़ी थोड़ी करके बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट दोबारा नीचे आई है। और अभी तक जैसा सिनारियो चल रहा है तो वो यही है कि हालात खराब होते ही भी नजर आ रहे हैं मजीद, क्योंकि जंग चल रही है अभी तक और निगोशिएशन वगैरह भी जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जैसे मैंने लास्ट हमारे सेशन में भी बोला था, जो हमारा पिछले सैटरडे को हुआ था, उसमें मैंने यही बोला था कि मार्केट अगर अगर कुछ हालात बेहतर हो गए तो मार्केट दोबारा जो है 125,000 प्लस हो जाएगी। हम्म। लेकिन अगर हालात खराब रहे तो मार्केट जो है 120,000 और या उससे नीचे आ जाएगी। तो मार्केट तो वही हुआ, हालात खराब रहे तो उस वजह से मार्केट 120,000 पे आ गई है। और अब अगर नेक्स्ट वीक में भी ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक मार्केट मजीद नीचे चली जाएगी। लेकिन ये है कि अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है तो वो बाय करने का चांस होगा लोगों के लिए। और अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करके, अच्छा अब अभी असल में टाइम ऐसा ही है ये कि जिसमें अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके बाय करने हैं। यानी कि ये ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें जैसे एक साल पहले था या उससे एक साल पहले था। हम्म। आ, उस वक्त तो कुछ भी बाय कर लो अच्छा था। सही। मतलब पूरी मार्केट ही परफॉर्म कर रही थी, मार्केट ही 90,000 80,000 से 120,000 तक चली गई। लेकिन अब जो है वो मार्केट 120,000 से जो है ना वो 2 लाख नहीं होगी। अब मार्केट जो है वो शायद 120,000 से 140,000 हो, 150,000 हो। तो उसमें स्टॉक अच्छे सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना है। और ये अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम होगा जब मार्केट नीचे आई हुई है और फर्दर नीचे जाने के चांसेस हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो जो है हम इनके भी सवाल लेंगे। आप लोगों के जो जो सवाल हैं आप लोग करना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि आपको पता है सेशन का टाइम लिमिटेड होता है। जी, इम्तियाज अहमद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा अच्छा, सर से मेरा सवाल ये है कि आप फार्मा सेक्टर में से कौन से शेयर को चाहेंगे कि जो आप और हमारा सबका पसंदीदा हो और उसमें कुछ गेन हो जाए हमें। जी, फार्मा सेक्टर में आप ग्लेक्सो देख सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड वगैरह थोड़े पसंद है तो आप हेलियन भी देख सकते हैं। ग्लेक्सो, हेलियन
और जो है आप एजीपी ये देख सकते हैं, ठीक है सर, स्पेशली सर आपके ग्लैक्सो। स्पेशली ग्लैड। बहुत शुक्रिया जी आपके जी कीमती वक्त। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। जी सलीम साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अ- अ- अच्छा सर, मेरे पास कुछ बाइंग है सल की 96 पे, बल्क बाइंग है। तो वो मुझे पूछना था, जी शुड आई वेट फॉर इट और शुड आई एवरेज इट? कि कोई टेंटेटिव आइडिया है, विल इट क्रॉस 100 और नॉट? इस पर थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, होल्ड करना जी चाहिए जी, उसको। वेट वेट करें, 100 क्रॉस करेगा। थैंक यू जी। सही, बहुत शुक्रिया जी। उसामा अपना सवाल करें प्लीज। वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि हेलियन और लकी सीमेंट की आप टारगेट प्राइस क्या देख रहे हैं। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी शेयर को कंपाउंडिंग करने के लिए जो है, अगर वो उसका शेयर राइजिंग ट्रेंड में हो तो उसको कंपाउंडिंग कैसे कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स ने 100 रुपए का एफएससी लिया है और वो बढ़ते बढ़ते अगर 375 पे आ गया, तो अब वो अगर उसको कंपाउंड करना चाहे तो उसकी एवरेज प्राइस तो इंक्रीज होती रहेगी। तो वो इस सिचुएशन में कंपाउंडिंग कैसे करेगा उसकी, थोड़ा सा इसको गाइड कर दें प्लीज। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग तो जो है ना, कंपाउंडिंग तो बेसिकली एफएफसी की केस में कंपाउंडिंग तो बेसिकली इसी तरीके से हो सकती है कि अगर आपको डिविडेंड मिले तो आप उस डिविडेंड को दोबारा जो है री इन्वेस्ट कर दें, यानी कि जो आपको डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड से आप दोबारा एफएफसी ले लें। तो एक ये अच्छा। तरीका हो सकता है। आ, बाकी यानी उसके अलावा मतलब लकी जी। लकी की टारगेट प्राइस 400 होगी, और हेलियन की मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन हेलियन अच्छा है, आप ले सकते हैं। अच्छा सर, मतलब ये नहीं एफएफसी आप जो कह रहे हैं कि तो एवरेज प्राइस मेरी बढ़ती रहेगी, बट मेरा अपना क्या यूटिलाइज नहीं होगा, इसलिए कंपाउंडिंग हो जाएगी, आपका मतलब ये है। जी ठीक है जी। सर, सो मच, थैंक यू देखो। जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब। जी जावेद साहब अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं ये जो सर्कुलर डेट की जो अभी कैबिनेट से अप्रूवल हुई है, इसके बारे में एक ख्याल तो ये है कि ऑलरेडी पीएसओ, एसएनजीपी और पीपीएल इनके रेट्स में ऑलरेडी इसका इफेक्ट आ चुका है। और एक ख्याल ये है कि इससे रेट्स में इंक्रीज होगा जब ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अभी इफेक्ट इसकी इंक्रीज आएगी रेट्स में या ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है? देखिए, रेट्स में इंक्रीज आएगा। अगर आप पीएसओ की एग्जांपल देखें तो अगर अगर पीएसओ को पैसे मिल जाते हैं तो पीएसओ की तरफ से कोई बहुत बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है कमिंग क्वार्टर्स में। और ओजीडीसी और पीपीएल वगैरह, आपने ओजीडीसीएल का सवाल किया तो मैं ओजीडीसीएल के बारे में बात करता हूँ। ओजीडीसीएल का गवर्नमेंट ने बजट किया हुआ है कि अगले क्वार्टर में 15 रुपए तक का डिविडेंड आ सकता है, जो गवर्नमेंट ने बजट किया हुआ है। और नेक्स्ट ईयर भी ओजीडीसी में गवर्नमेंट ने कोई 25 रुपए तक का डिविडेंड बजट किया हुआ है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो फिर तो ओजीडीसी अच्छा लगता है बहुत, जिस तरह का डिविडेंड गवर्नमेंट ने बजट किए हैं। और पीएसओ का भी बहुत बड़ा डिविडेंड आ सकता है अगर पैसे मिल जाते हैं तो अभी ये बेनिफिट होगा फर्दर। चलिए सही, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मुर्तजा खान साहब अपना सवाल करें प्लीज। जी मुर्तजा साहब अपना सवाल करें प्लीज। अच्छा जी सलीम साहब अपना सवाल करें। अच्छा सर, कोई एक ऐसा पेनी स्टॉक या जैसे फौजी फूड्स है, लोअर टीयर में कोई स्टॉक बताएं जो हम साल 6 महीने के लिए रखें, तो वो डबल हो जाए या 50% कोई गेन दी जाए। आपकी कोई रीडिंग हो तो सर प्लीज। जी, पावर सीमेंट आई थिंक 13.5 रुपए तक का मिल रहा है इस टाइम। जी बहुत शुक्रिया। जी जी जी। मुर्तजा साहब अपना सवाल करें। जी अहमद साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे 2 से 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई कैपिटल गेन के लिए स्टॉक बता दें। देखिए, आप यही देख सकते हैं, अगेन पावर सीमेंट है, लकी लकी सीमेंट है, एटलस होंडा है। ये स्टॉक्स देख सकते हैं आप। जजाकल्ला सर। जी बहुत शुक्रिया। जी मुर्तजा साहब अपना सवाल करें। हेलो। जी 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 आपकी आवाज आ रही है, सवाल करें प्लीज। मुझे ये पूछना था कि मैं 2 साल से स्टक हूँ कैपको पे, 42 के बाइंग है। अब मैं क्या करूँ? जी,
कैपको में कैपको में ये है कि कैपको ने जो है ना, कैपको ने ना बिड की हुई है अटक सीमेंट के लिए। तो अगर तो उसकी बिड बिड सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर कैपको परफॉर्म करेगा। वरना फिर ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर वो नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो आपको जो है ना फिर एग्जिट लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा भी देखें आपके कैपको के पास जो है वो 30 40 30 35 अरब का कैश जो है ना पड़ा हुआ है कैपको के पास। अब वो उस कैश को यूज कैसे करता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैपको कैसे परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा अभी वेट ही कर लें, आ, और वेट ही कर लें थोड़ा। नहीं होती अगले कुछ 6 महीने में, 3 से 6 महीने में डेवलपमेंट, तो फिर आप जाहिर सी बात है मजबूरन आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वरना स्टक ही रहेंगे पैसे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी फैजान साहब अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैंकिंग साइड पे फैसल बैंक और बैंक इस्लामी को आप कैसा देख रहे हैं अगले 2 से 3 महीनों में जब ये एनुअल रिजल्ट्स आते हैं। और उसके अलावा फार्मा सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में मेरे पोर्टफोलियो में कोई शेयर है नहीं इनमें से। तो मैं सजेशन चाहूँगा आपकी कि इनमें इन दोनों सेक्टर्स में से कौन सा ऐसा शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, जो अच्छा हो कैपिटल गेन के लिहाज से। जी वैसे तो ये है कि बैंक्स के एनुअल रिजल्ट नहीं आने वाले। वो बैंक्स के एनुअल रिजल्ट तो दिसंबर में आते हैं, दिसंबर जो है जनवरी फरवरी मार्च में आते हैं एनुअल रिजल्ट। आ चुके हैं बैंक के एनुअल रिजल्ट। दूसरा ये कि हाँ फैसल बैंक और बैंक इस्लामी अच्छे हैं। और उसके अलावा ग्लेक्सो और एटलस होंडा और साजगार। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी बहुत शुक्रिया। जी किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल कर लें। सर एनआरएल के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इसको आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि ये भी काफी टाइम से स्टक हुआ हुआ है। जी जी एनआरएल अच्छा है, अभी डेवलपमेंट चल रही है रिफाइनरी में। हम्म। पीआरएल का भी अपग्रेड चल रहा है। अटक रिफाइनरी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। और ये है कि अगर अटक रिफाइनरी ने अनाउंसमेंट की है तो फिर एनआरएल भी अनाउंसमेंट करने वाला होगा। मतलब ये मेरा गैस है, ये मुझे कुछ हम्म। पता नहीं है। ये मतलब कि कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती मेरे पास। और इनसाइड इंफॉर्मेशन गलत बात है एक्वायर करना भी। और उस पे ये मेरा नॉलेजेबल गैस है, क्योंकि अटक रिफाइनरी की ही कंपनी है एनआरएल भी। तो एक ही ग्रुप है। तो अगर अटक रिफाइनरी ने अनाउंसमेंट कर दी है तो एनआरएल की भी अनाउंसमेंट आने वाली होगी। सही। तो वो एनआरएल करेगा परफॉर्म। सही बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर मोहम्मद आमिर का सवाल है जी। सर अपना सवाल कीजिए। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर अपना अच्छा सर, मैं एक्चुअली ना गुल अहमद के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जून क्लोजिंग पे ये कितना को डिविडेंड दे सकता है। इसका थोड़ा व्यू बता दें मुझे गुल अहमद का। मैंने काफ़ी होल्ड किया हुआ है, काफ़ी क्वांटिटी में। थैंक यू। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आई है? जी 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 आई आपके पास मुझे। ओके। सवाल समझ आ गया आपको या दोबारा रिपीट करता हूँ सर? नहीं नहीं जी जी एक समझ आ सवाल गया सुन सवाल लिया है, आपका। अभी आपको जवाब दे रहे हैं जी। जी गुल अहमद को अगर आप देखें तो गुल अहमद ने पिछले साल तो डिविडेंड नहीं दिया था। उससे पिछले साल भी गुल अहमद ने डिविडेंड नहीं दिया था, बोनस शेयर दिए थे। अब जाहिर सी बात है कि चांसेस हैं कि वो डिविडेंड दे सकता है। और ये भी चांसेस हैं कि नहीं भी दे सकता। अब अगर हम तो अंदाजा सर अगर कैप लगाएं, जी जी। चार चार तीन जिस तरह से चल रहे हैं, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। हाँ गुल अहमद को अगर हम देखें तो गुल अहमद 2 से 3 रुपए तक का डिविडेंड दे सकता है अगर दिया तो, लेकिन नहीं भी दे सकता क्योंकि उसने लास्ट ईयर भी डिविडेंड नहीं दिया था। इवन दो प्रॉफिट में था, लास्ट ईयर भी नहीं दिया था। तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं वो नहीं देती। अब गुल अहमद जो है वो किसी साल देता है, किसी साल नहीं देता।
तो ये देखना पड़ेगा कि इस साल देगा, लेकिन अगर दिया तो 2 से 3 रुपए तक का डिविडेंड दे, अगर दिया तो। तो दूसरा सर, हेलो। अगर सारा टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ा हुआ है और इसका कैपिटल गेन कितने तक हो सकता है, इसमें कहाँ तक जा सकती है? जी, गुल अहमद जो है वो 30+ जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे ये इसी प्राइस के ऊपर ही होता था। और हाँ, गुल अहमद जो है वो 25 से 26 रुपए तक तो जा सकता है, नियर शॉर्ट टर्म में। ओके सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जी रेहान अपना सवाल करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल आ रही है वालेकुम आवाज। अस्सलाम। जी सर, मैं 3 शेयर्स के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये इनका कैपिटल गेन हो सकता है क्योंकि ये रुके हुए हैं। एमटीएल, टॉमसीएल और मारी, इनका क्या फ्यूचर है बताइएगा, क्योंकि ये अपने पुराने रेट्स पे नहीं आए जब ये रेट गिरे थे टैरिफ के बाद, तो ये वहीं रुके हुए हैं। शुक्रिया। जी, एफटीएल को थोड़ा टाइम लगेगा, और मारी को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्योंकि एमटीएल का इशू ये है कि एमटीएल में हालात थोड़े खराब हैं ट्रैक्टर्स के। मारी में ये है कि मारी को भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इश्यूज रहेंगे। और ये है कि मारी की नई डिस्कवरीज भी आ रही हैं। और टॉमसीएल का भी यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, यानी कि फेजेस में बढ़ता है, चलता है फिर रुक जाता है एक टाइम एक जगह पे जाके, फिर चलता है कुछ अरसे बाद फिर रुक जाता है। तो ये है कि एमटीएल एमटीएल जो है वो स्पेशली मुझे कोई इतनी खास अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, स्पेशली शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ट्रैक्टर्स वगैरह के हालात खराब हैं। लेकिन ये है कि इवेंचुअली करेगा रिकवर, क्योंकि टॉप की सबसे टॉप की ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। और जब डिमांड आएगी, अभी तो एग्रीकल्चर में हालात बहुत खराब है, जब हालात बेहतर होंगे तो मिलर ट्रैक्टर करेगा रिकवर। जी सर, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पूछा है, मतलब 5 साल 10 साल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो जाहिर सी बातें करेंगे। जी जी बहुत ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। रेहान साहब। जी रब नवाज साहब अपना सवाल करें प्लीज। जरा जल्दी आप लोग करें ताकि बाकियों को भी मौका मिल सके। जी सर अपना सवाल करें। जी थैंक यू। नादिया, एम आई ऑडिबल? जी जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाशिद साहब। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टॉक्स, बट आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन फॉर माय अंडरस्टैंडिंग के ये जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी फ्यूचर आउटलुक क्या होगी? क्योंकि अगर कुछ हम जो बेसिक फैक्ट्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से देखें, तो पाकिस्तान इज मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, और प्राइस हाइक ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है। तो ये जो है दिस विल पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और पाकिस्तान रुपी की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो उससे इन्फ्लेशन होगी, और मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनके सेंटिमेंट्स आप क्या समझते हैं कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होंगे? जस्ट आई नीड योर थॉट्स ऑन दिस वन। देखिए, ये तो दुनिया में ही होता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, कि जब जंग की सिचुएशन होती है तो फिर स्टॉक मार्केट सबसे पहले गिरती हैं दुनिया में, कहीं पे भी दुनिया में हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो। जब भी हालात खराब होते हैं, जंग होती है, तो स्टॉक मार्केट गिरती है। तो इस वक्त इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स थोड़े से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। और दूसरा ये कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह और इंश्योरेंस वगैरह, वो थोड़ा से साइडलाइन के ऊपर है। और वो नया पैसा नहीं डाल रहे, जिस तरह से उन्होंने, ये माइक किसका ऑन है, जिस तरह से उन्होंने नया पैसा डाला था बजट के बाद। तो वैसे तो लोकली लोकली तो अ, हमारी जो है ना, जिस तरफ इकोनॉमी जा रही है, और जिस तरह से लोकली हमारे हालात हैं, उनमें तो कोई मसला नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट क्लियरेंस का भी, पार्शियल क्लियरेंस का प्लान भी फाइनलाइज कर दिया है। बजट में टैक्सेस वगैरह भी लग गए हैं एज पर आईएमएफ।
सैलरी क्लास को थोड़ा सा रिलीफ भी मिल गया है। बिजली के रेट भी थोड़े नीचे आ गए हैं। तो मतलब इकोनॉमी तो बेहतरी की तरफ जा रही है। या बस ये है कि जाहिर सी बात है कि वो जंग की वजह से हुआ ये कि $65 पे जो ऑयल था, $60 पे जो ऑयल था पर बैरल, और 60 से $65 वो ऑयल जो है वो बढ़ के $75 पे चला गया। अब ये चीज हमारे जैसे मुल्क को बहुत इम्पैक्ट करती है। यानी कि $5 ऑयल बढ़ जाने से तकरीबन 1-1.5 अरब इंपोर्ट्स ऐड होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी नेगेटिव है, क्योंकि हमारे लिए $2 अरब भी एक्स्ट्रा अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से फिर मुश्किल है। अगर अगर जो है वो ये हालात कंटिन्यू रहे, तो हमें अपने अगले साल की जो हमने प्लानिंग की हुई थी उस प्लानिंग में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दो दो अरब डॉलर एक डेढ़ डेढ़ से $2 अरब फिर फर्दर कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा या अरेंज करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि अभी तक भी चीजें ठीक है। अगर यहाँ से कोई और बहुत ज्यादा ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, यानी कि अगर ऑयल जो है ना, कल को ऑयल जो है वो $100 पे चला जाता है, या 110 120 पे चला जाता है, जैसे वो रशिया यूक्रेन की वॉर के टाइम पे हुआ था, फिर तो मैं यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट से निकल ही जाना चाहिए बिल्कुल ही। क्योंकि फिर हालात खराब होंगे, जो है इन्फ्लेशन आएगी, जो पेट्रोल है वो पंप्स के ऊपर आपको जो है 350 400 ₹450 का मिल रहा होगा पर लीटर, जो इस टाइम पे 260 का मिल रहा है। तो हालात तो खराब हो जाएंगे। लेकिन ये है कि उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। अच्छा नाशिद साहब, एज पर माय असेसमेंट जो है, कंसीडरिंग दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मुझे सिर्फ आपकी थोड़ी गाइडेंस चाहिए। आई सी सम नेगेटिवली परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन पीएसएक्स इन शॉर्ट टर्म कह दें या मिड टर्म जो भी है। जस्ट लाइक पावर सेक्टर, it will have negative effect, fertilizer, cement, right, and automobiles. सो एम आई करेक्ट कि इन पे जो है वो नेगेटिव इम्पेक्ट आ सकता है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में? नहीं, सीमेंट नहीं और ऑटोज भी नहीं। और बाकी पावर पे आ सकता है, और दूसरा इवन कंज्यूमर पावर गुड्स जो हैं? फर्टिलाइजर पे, पावर और फर्टिलाइजर पे आ सकता है। ओके, थैंक यू नाशिद साहब, ओवर टू यू नाजा, थैंक यू। जी सर, जल्दी से करना है। जी जी, कंक्लूजन कर लेते हैं, आप एंडिंग रिमार्क्स दे दें। अच्छा और अच्छा चलें, ठीक है, एजाज साहब का एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना एंड कर देते हैं। वैसे भी अब टाइम हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए। जी सर, अपना जल्दी से सवाल कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक मैं एक शॉर्ट तरीके से सवाल कर लेता हूँ। वेव्स ऐप के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। तो वेव्स ऐप, वेव्स की अप्लाइंसेस भी काफ़ी अच्छी हैं और इनकी कुछ शिफ्टिंग वगैरह हो रही थी इनकी फैक्ट्री की दूसरी जगह पे, मतलब यानी की जगह पे, तो वो भी शायद हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ये जो है ना, ये इसकी जो प्राइस है काफ़ी कम है। तो इसकी बढ़ने के क्या चांसेस हैं और कहाँ तक बढ़ सकता है और शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है? थैंक यू। जी जी, इसके बढ़ने के अच्छे चांसेस हैं, और तकरीबन 12-13 रुपए तक तो जा सकता है शॉर्ट टर्म में। सही, बहुत शुक्रिया। चलें सर, अब जो है यहाँ पर हमारे पास टाइम भी कम रह गया है, तो सर मंडे मार्केट का वैसे तो आपने स्टार्ट में बताया, लेकिन क्या पीस ऑफ एडवाइस जो है मंडे मार्केट के लिए आप जो है जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको देंगे, और साथ ही साथ जो है वो आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। जी, एडवाइस यही होगी कि अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखें, और मार्केट को जरा थोड़ा सा असेस करें कि क्या मार्केट चल रही है शुरू में। और मार्केट अगर नेगेटिव होती है, नीचे जाती है, तो फिर अच्छे स्टॉक्स जो आपने सोचे हुए हैं उनकी फिर बाइंग करें जब वो नीचे जाते हैं। तो अगर तो हालात खराब रहते हैं, लेकिन ये है कि अगर हालात ठीक हो जाते हैं वीकेंड के अंदर, कुछ ना कुछ हल निकल आता है। अ, क्योंकि हालात बदलने में टाइम नहीं लगता। कुछ हल निकल आता है, कुछ बातचीत हो जाती है, जंग रुक जाती है,
तो फिर तो आप स्टार्ट में ही बाइंग कर लें। सही। और अच्छा, शनील साहब का सवाल है, काफी देर से वेट कर रहे थे। जी सर, अपना सवाल कर लें जल्दी से, बस हम इनका एक सवाल ले लेते हैं वो सर आपसे। एग्जिट हो गए थे, सर नशीद एग्जिट हो गए थे, इसलिए मेरा सवाल रह गया था। जी जी। सर मुझे ओट्सुका के बारे में पूछना था कि ये इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से पहले तो ये जो है ना वो रैली कर रहा था ऊपर, और ये 12 जून को जब से इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद से ये जो है ना डिक्लाइन मोड पर आ गया है। तो क्या ये सीज फायर होने के बाद ये इसका फिर से इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है? जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। जी सर, और सर टॉपिक्स बता दें उसके बाद। जी टॉपिक्स मैंने काफी बता भी दिए हैं, पावर सीमेंट, एटलस होंडा और ग्लेक्सो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर नशत आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।